नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास पर बात करेंगे। भारत का संविधान किस तरीके से हुआ, ये जो टॉपिक है ये आपकी परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपकी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो इस टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको संविधान बनने से पहले कौन कौन से अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने के लिए लगाए गए थे, वो सारे एक एक करके उनके संक्षिप्त में चर्चा आज की इस कक्षा में हम करने वाले हैं। भारत के संवैधानिक विकास को हम 1947 से पहले, यानी देश जब आज़ाद हुआ उससे पहले अंग्रेजों का जो शासन था वो दो तरीके से चला। 1857 की एक क्रांति हुई और उस क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की प्रयास भारतीय लोगों द्वारा किया गया था, लेकिन वो असफल हुआ। तो 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन चलता था और 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो ब्रिटिश सरकार है उसका शासन भारत पर प्रत्यक्ष रूप से चला। तो कौन कौन से अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बने, कौन कौन से अधिनियम ब्रिटिश भारत के अंतर्गत बने, ये सारी चर्चा हम आज की इस कक्षा में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको इसकी तैयारी करवाना चाहते हैं, तो हम जो भी कक्षा भारतीय राज्य व्यवस्था हो या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट हो, उसकी जो भी कक्षा आपके लिए यूट्यूब पे लेके आएंगे या फिर ऑनलाइन सारथी ऐप पर हम जो भी नोटिफिकेशन लेके आएंगे वो सारे आपको ऑनलाइन सारथी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी कक्षा आपके पास लेके आऊँगा या ऑनलाइन सारथी के जो भी अन्य गुरुजी आपकी जितनी भी क्लासेस लेके आएंगे उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो सब आपको ऑनलाइन सारथी के इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को विधिवत तरीके से। हमारा टॉपिक क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। अब भारत के संवैधानिक विकास को यानी संविधान बनने से पहले कौन कौन से अधिनियम बने उसको भारत का संवैधानिक विकास बोलेंगे। तो उसको हम दो धाराओं में बांट सकते हैं। एक धारा है कंपनी का शासन। ये कंपनी का शासन कब से कब तक होता है ये है। अब ये कंपनी कौन सी है, सबसे बड़ी बात है कंपनी कौन सी है। तो इस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी है ये? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी का शासन भारत पर कब से कब तक रहा? 1773 से लेके और 1858 तक इस कंपनी का भारत पर शासन रहा। 1764 में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। उसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई और अंग्रेजों को विजय के बाद में इनको 3 राज्यों के दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व एकत्रित करने का अधिकार, जिसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं लगान। तो राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को इस युद्ध में जीत के बाद 3 राज्यों में लगान वसूली या राजस्व वसूली का अधिकार मिला, जिसको दीवानी अधिकार बोलते हैं। और वो 3 राज्य कौन कौन से थे? 3 राज्य या 3 प्रांत वो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन तीनों में अंग्रेजों को लगान वसूली के अधिकार मिले। ठीक है। तो कंपनी का शासन रहा 1773 से 1858 और उसके बीच में एक महत्वपूर्ण 1857 का विद्रोह हुआ। तो 1857 के विद्रोह के बाद में कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे शासन आ गया क्राउन का। क्राउन का मतलब है ब्रिटिश सरकार। क्राउन का मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश सरकार का शासन। तो ब्रिटिश सरकार है उसको क्राउन के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश सरकार का शासन आ गया। कब आ गया ये? 1858 से लेके और 1947 यानी आज़ादी तक भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन चला। ठीक है। तो इस अवधि में यानी 1773 से लेके 1858 तक कौन कौन से अधिनियम कंपनी के शासन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए, वो सारे कानून, वो सारे अधिनियम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है कि 1773 से लेके और 1947 तक जितने भी कानून बन रहे हैं सारे कानून ब्रिटिश संसद बना रही है, लेकिन उनको लागू करने वाले अलग अलग हैं।
1857 से पहले उनको लागू कंपनी कर रही है और 1857 की क्रांति के बाद 1858 से लेके 1947 तक उसको लागू कौन कर रहा है? उसको ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करने वाला वॉइसरॉय यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके अधीन कर्मचारी। तो कंपनी का शासन 1857 के बाद समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको एक हम सिंपल डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं अगली स्लाइड में। देखो मैंने कंपनी का शासन जो है यानी 1858 से पहले का जो शासन है उसको पूरा मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से लेके और 1857 तक। तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में आगमन हुआ। भारत कब आई ईस्ट इंडिया कंपनी? 16। व्यापारी के रूप में यानी शासक के रूप में नहीं, व्यापारी के रूप में अंग्रेजों का भारत आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई। फिर शाह आलम कौन था? ये मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट शाह आलम। जो बक्सर की लड़ाई थी, बक्सर का युद्ध था 1764, उसमें एक तरफ 3 पक्ष थे और एक तरफ एक अन्य पक्ष था। एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ 3 लोग थे, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और फिर मुगल सम्राट। ये तीनों मिलके भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाए और अंग्रेजों से खुद हार गए। तो वहाँ से असली में भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो फिर शाह आलम ने जब बक्सर की लड़ाई में हार गए तो अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 3 राज्यों में जो अधिकार दिए मैं आपको नाम बता चुका हूँ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी राजस्व वसूली के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए। उसके बाद में फिर जो पहला एक्ट आया, यहाँ से अंग्रेजी शासन की असली में शुरुआत हो रही है। रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद में जो दूसरा एक्ट आया वो आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो एक्ट मतलब अधिनियम, ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम, उसको एक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ एक्ट का मतलब क्या हो गया? एक्ट का मतलब हो गया ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित अधिनियम। ठीक है, तो ये एक्ट है। अब ये एक्ट 1781 एक्ट का नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट, यानी 3 चार्टर एक्ट हो गए, 3 चार्टर एक्ट। और उसके बाद में 1857 का विद्रोह आ जाता है। यानी ये कंपनी प्रशासन के अंतर्गत बनाया गया अंतिम अधिनियम कौन सा है? 1853 का। और प्रथम अधिनियम कौन सा है? 1773 का। अब इन अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान भारत पे शासन के लिए किए गए, उनको एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1773 के अधिनियम से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय उनके अधीन 3 प्रेसिडेंसी थी। इस अधिनियम के लागू होने से पहले 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? 1773 से पहले की स्थिति। भारत में अंग्रेजों के 3 ठिकाने थे मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक बंगाल, एक बॉम्बे और एक मद्रास। ये 3 ठिकाने थे। अब इन तीनों ठिकानों पे अंग्रेजों का एक जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको बोलते थे गवर्नर। यहाँ पे भी गवर्नर, यहाँ पे भी गवर्नर और यहाँ पे भी गवर्नर। ठीक है, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या परिवर्तित किया गया कि बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। यानी इसके पद का क्या कर दिया? प्रमोशन कर दिया, पदोन्नति कर दी। जो बंगाल का गवर्नर था इसके नाम में चेंज करके, परिवर्तन करके क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर ये जो 2 गवर्नर थे, 2 गवर्नर कौन से? बॉम्बे और मद्रास वाले, तो इनको किसके अधीन कर दिया? बंगाल के अधीन कर दिया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के
अधीन कर दिया गया। इससे क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हुआ। केंद्रीय प्रशासन का मतलब शक्तियां सारी बंगाल में केंद्रित हो गई और अब बंगाल से मद्रास और बॉम्बे का शासन चलेगा। और पहले क्या था, विकेंद्रीकृत शासन था। विकेंद्रीकृत का मतलब बंगाल का शासन बंगाल से का गवर्नर चलाएगा, बॉम्बे का शासन बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर शासन चलाएगा। लेकिन अब केंद्रीकृत शासन यानी बंगाल से शासन चलेगा, बंगाल का, बॉम्बे का और मद्रास का। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका प्रशासन चलाने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था, जिसमें कंपनी के कुछ सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी होते थे और वो कंपनी के निर्णय लेते थे कि कंपनी किस प्रकार अपना व्यापार करेगी, भारत का प्रशासन कैसे चलाएगी, तो उसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए अनिवार्य किया गया कि वे भारत में इसके राजस्व, प्रशासन और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट भेजे। किसको रिपोर्ट भेजे, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद को। तो ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट भेजे। ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट भेजे। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण चीज, इसके माध्यम से एक स्थापना की जा रही है कि फोर्ट विलियम में पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट कौन सा था, बंगाल के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और इसके अलावा इसी अधिनियम के अंतर्गत एक जो गवर्नर जनरल की परिषद का भी गठन किया गया। तो एक मैं यहाँ पे तथ्य लिख रहा हूँ, क्या तथ्य है कि इस अधिनियम के अंतर्गत या इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का गठन भी किया गया, की परिषद का गठन किया गया। और इसके अंतर्गत बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था इस अधिनियम के बाद, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था उसका, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल। इसका नाम क्या है, आपसे ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो नाम जरूर देख लेना, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इसका नाम था, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अब बढ़ते आगे। इसके बाद में जो एक्ट आया वो आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। तो एक्ट का नाम और कब एक्ट आया, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, याद रखना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिस व्यक्ति ने इस एक्ट के बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका नाम था पिट्स, तो उसके नाम से इसका क्या हो गया नाम, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें शासन की दोहरी व्यवस्था लागू की गई। मतलब अब तक जैसे हमने 1773 वाला एक्ट देखा, उसमें क्या व्यवस्था थी कि कंपनी का शासन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चला रहा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कंपनी के उच्च पदस्थ ऐसे अधिकारी जो कंपनी के व्यापार और शासन से संबंधित निर्णय लेते थे। अब कंपनी के ऊपर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसके ऊपर एक और व्यवस्था कर दी गई और उसको नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और कंपनी के जो कामकाज था, यानी उसके जो व्यापारिक गतिविधियां थी और उसकी जो प्रशासन संबंधी गतिविधियां थी, उन दोनों को इस एक्ट के माध्यम से अलग अलग कर दिया गया। तो इसको सरल भाषा में कैसे समझेंगे कि ये हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका जो प्रशासन है दो तरीके से, इसके जो वाणिज्यिक मामले यानी व्यापारिक गतिविधियां, और दूसरा इसके क्या हो जाएंगे, राजनीतिक मामले। तो जो वाणिज्यिक मामले हैं वो कौन देखेगा, वो देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो इनके राजनीतिक मामले हैं वो कौन देखेगा,
राजनीतिक मामले देखने का काम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, यानी एक नई संस्था का गठन कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, यानी पहली बार ये कहा गया कि जो क्षेत्र कंपनी के अधीन है वो ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आते हैं, वो जो महारानी है, जो विक्टोरिया महारानी है उसके अधीन आते हैं, उसके अधिकारिता में आते हैं, यानी कि वहाँ के क्षेत्रों की जो महारानी है, जो एम्प्रेस है, वो कौन है, महारानी विक्टोरिया है। तो ये सारे इस अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और मजबूत बनाकर कंपनी के मामलों पर किसका नियंत्रण बढ़ाया गया, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। यानी अब धीरे धीरे ये कानून बना के ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो गतिविधियां हैं उस पर नियंत्रण को और अधिक बढ़ा रही है, ताकि उसकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, राजस्व गतिविधियां हैं, वो सब ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार के अधीन रहे, वो हाथ से बाहर नहीं निकल जाए। ठीक है। अब है तीसरा एक्ट, चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या है कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, वो जो ब्रिटेन का उस समय शासक था, महारानी, उससे एक लेटर लेके आई थी कि ब्रिटेन से भारत के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई कंपनी भारत के साथ या फिर ईस्ट एशिया में कोई व्यापार नहीं करेगी। जब कुछ लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से ज़बरदस्त मुनाफा कमा रही है, तो उन लोगों में भी ये इच्छा जागृत हुई कि हम भी भारत के साथ व्यापार करें। तो फिर उन लोगों ने ब्रिटिश संसद के ऊपर, जो अंग्रेज़ों की संसद थी ब्रिटेन में, उसके ऊपर ये दबाव डाला कि अब ब्रिटिश के साथ, भारत के साथ ब्रिटिश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया जाए और हमें भी व्यापार करने की आज़ादी दी जाए। तो फिर ये जो एक्ट था, चार्टर एक्ट 1813, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया। केवल दो मामलों में एकाधिकार बरकरार रखा। कौन सा? एक तो चाय और एक अफीम का व्यापार। ये अफीम का व्यापार कौन से देश के साथ होता था? ये होता था चीन के साथ। तो हम कह सकते हैं चाय और चीन के साथ व्यापार, इस पे एकाधिकार को बना के रखा। बाकी सभी मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त किया और कब समाप्त किया, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिटिश संसद पे वहाँ के व्यापारियों का दबाव पड़ा, इसलिए समाप्त किया। और कब समाप्त किया? 1813 में। और कौन कौन सी चीज़ों पे एकाधिकार को बना के रखा? तो चाय और अफीम, यानी चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इस पे एकाधिकार रखा। फिर विज्ञान और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय प्रावधान भी किए गए। कि कौन सी चीज़ों के लिए? विज्ञान और शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए? तो भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक, यानी साल में 1 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में शिक्षा पे 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करेगी अपने राजस्व में से। ठीक है। तो ये प्रावधान कौन से अधिनियम के माध्यम से किए गए? चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। फिर आ जाता है चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम के माध्यम से जो केंद्रीकरण 1773 में शुरू हुआ था उसको और अधिक बढ़ा दिया गया। 1773 में क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद दे दिया और बॉम्बे और मद्रास को उसके अधीन कर दिया। अब 1833 में जो चार्टर एक्ट आया है, इसके माध्यम से केंद्रीकरण को और अधिक बढ़ाया गया, यानी शक्तियों के केंद्रीकरण का प्रक्रिया है उसको तेज किया गया। और क्या किया गया इसमें कि बंगाल के गवर्नर जनरल को एक नया नाम दे दिया। वहाँ पे उसके बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ पे एक नया पद नाम दिया जा रहा है। वो नया पद नाम क्या है? वो है भारत का गवर्नर जनरल। तो ये नया पद नाम क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। इस अधिनियम का एक अन्य नाम है सेंट हेलेना एक्ट। ये भी पूछा जा सकता है, सेंट हेलेना एक्ट इस अधिनियम को कहते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ? केंद्रीकरण किस तरीके से किया गया कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी मतलब जो वहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, उसकी विधायी शक्तियों को, यानी कानून बनाने की शक्तियों को बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया। और अब ये कानून कौन बनाता था? ये कानून बंगाल में बैठा हुआ भारत का गवर्नर जनरल बनाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि
केंद्रीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया और पहले शासन जो चलता था वो बंगाल और के अधीन कर दिया, मद्रास और बॉम्बे का। अब कानून बनाने की शक्ति भी उनके हाथ से ले ली, ठीक है। और ये जो गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका नाम भी याद रख लेना, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इसको एक और काम के लिए भी जाना जाता है, भारत में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अन्य जानकारी दे रहा हूं, क्या कि भारत में इसे सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी जाना जाता है, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। इसमें एक और असफल प्रयास किया गया। जब कंपनी का शासन भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी भी होनी चाहिए, यानी शासन किया जा रहा है भारतीय जनता पे, भारतीय प्रजा पे, और शासन कर कौन रहा है? सब अंग्रेज अधिकारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो महत्वपूर्ण पद थे उस पर कोई भी भारतीय नहीं था। तो अब भारतीयों को धीरे धीरे प्रशासन से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसी के अंतर्गत जो सिविल सेवा हुआ करती थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर जो महत्वपूर्ण पद थे उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट बैठते थे। तो 1833 का जो अधिनियम है, इसके माध्यम से प्रयास किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सिविल सेवा में भारतीय लोगों को भी उसमें शामिल होने के लिए अवसर दिया जाए, उनको भी परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया जाए। लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय उनके बराबर आकर बैठे। वो नहीं चाहते थे कि प्रशासन के महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय लें। उनके मन में ये गलत धारणा थी कि भारतीय उतने शिक्षित नहीं है, भारतीय उतने सभ्य नहीं है, और वो एक थ्योरी लेके चलते थे कि हम वहाँ ब्रिटेन से या भारतीयों को सभ्य करने के लिए आए। तो फिर अंग्रेजों के विरोध के कारण ही जो चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रस्ताव, खुली प्रतियोगिता का मतलब है कि सिविल सेवा में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति परीक्षा दे सकता था, उसके प्रस्ताव को लागू करने का प्रयास क्या हुआ? असफल हो गया। ठीक है। इसके बाद में जब 1773 से भारत में शासन शुरू हुआ तो भारत में कोई लिखित कानून नहीं था। जो वेद आधारित धर्मशास्त्र थे या जो ब्राह्मण वर्ग द्वारा हिंदू कानूनों की व्याख्या होती थी और जो मौलवी होते थे वो जो मुस्लिम कानून की व्याख्या करते थे, उसके अनुसार समाज में किसी अपराध की सज़ा का निर्धारण होता था या फिर किसी व्यक्ति का किसी कार्य के लिए क्या उसका दायित्व बनता था उसका निर्धारण होता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में शासन को लागू करने के लिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे भी हम लिखित में कानून बनाएंगे। तो इसके लिए संहिताबद्ध करने का मतलब होता है कि कानून को लिखना और उसको एक किताब के रूप में छाप देना, ताकि फिर जो भी जज है या जो भी न्यायाधीश है उसके सामने कोई मामला है तो वो उस कानून की किताब में से देखे और उस कानून को उस विषय पर या उस मामले पर लागू कर सके। तो ये प्रक्रिया भी 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से शुरू हुई और इसमें क्या हुआ कि भारतीय कानूनों को, कौन से कानूनों को? भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए, यानी उनको लिखित रूप में, जो धर्मशास्त्र में या फिर जो इस्लामिक कानून थे, जो मुस्लिम समुदाय के कानून थे, उनको लिखित में करने के लिए लॉर्ड मैकाले, एक व्यक्ति था लॉर्ड मैकाले, उसके अधीन एक विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण याद रखनी है कि भारतीय कानूनों के संहिताबद्ध करने के लिए या उनको लिखित रूप में व्यवस्थित करने के लिए लॉर्ड मैकाले नामक व्यक्ति के अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। अब इस लॉर्ड मैकाले को एक और काम के लिए भी जाना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में, यानी भारत में जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है, अंग्रेजी शिक्षा, उसके जनक के रूप में उसको शुरू करने का जो श्रेय है वो भी लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। ठीक है। फिर अब हमने चार्टर एक्ट 1813 पढ़ा था, उसकी पहली लाइन हमने क्या पढ़ी थी कि चीन और चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के अलावा बाकी सभी व्यापार की वस्तुओं पर उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अब जो चाय और
अफीम या चीन के साथ व्यापार पे कंपनी का एकाधिकार था, उसको भी इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। यानी इस अधिनियम के बाद अब चीन और चाय या किसी भी प्रकार के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार नहीं रहा। अब आपने ये देखा होगा कि 1773 से लेकर अब तक धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पर कतरे जा रहे हैं, यानी उसकी शक्तियों पर नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है, उसकी शक्तियों को कम किया जा रहा है और ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी पर गतिविधियों पर नियंत्रण है उसको और अधिक मजबूत किया जा रहा है, टाइट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, चार्टर एक्ट 1833 के मुख्य प्रावधान हमने देखे। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। ये 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन के अधीन अंतिम अधिनियम है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में 1857 की क्रांति होगी और फिर कंपनी का प्रशासन समाप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर ब्रिटिश प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से भारत में शुरू हो जाएगा। तो ये पहली बात क्या याद रखना है कि कंपनी प्रशासन के अंतर्गत अंतिम अधिनियम। दूसरा, पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। अब इसमें क्या काम किया गया, कार्यकारी परिषद की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग किया गया। अब क्या होता था कि भारत में इस अधिनियम से पहले कानून भी गवर्नर जनरल खुद बना रहा था और लागू भी खुद कर रहा था, जबकि कानून बनाने का काम और कानून को लागू करने का काम दोनों अलग अलग प्रकृति के कार्य हैं। तो इस अधिनियम के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के कानून बनाने के लिए अलग से परिषद होगी और उसके बने हुए कानून को लागू करने के लिए और प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन के लिए अलग परिषद होगी। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद दोनों को अलग अलग किया गया। तो गवर्नर जनरल और इसकी दो अलग अलग परिषद कौन सी हो गई, एक तो पहले कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद, और अब एक नई परिषद कौन सी बन गई, विधायी परिषद। विधायी परिषद क्या कार्य करेगी, ये कानून निर्माण का कार्य, और ये प्रशासनिक विषयों का प्रबंधन, प्रशासन का प्रबंधन, यानी शासन ये चलाएंगे, ये कानून बनाएंगे। ठीक है, इसलिए ये विधायी परिषद अलग से यानी कानून बनाने के लिए अलग से व्यवस्था शुरू हुई। इसलिए भारत में संसदीय व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम से माना जाता है। अब अपने देश में संसद क्या काम करती है, कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करने का काम करती है। तो उसी तरीके से भारत में संसदीय व्यवस्था का सूत्रपात किस अधिनियम से माना जाता है, चार्टर एक्ट 1853 से माना जाता है। तो इसमें क्या बोलेंगे, भारत में संसदीय व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम से माना जाता है। फिर भारतीयों को प्रसंविधाविद सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई, जो असफल प्रयास 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था कि भारतीयों को भी खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सिविल सेवा में भाग लेने का अवसर दिया जाए। वो अवसर अब भारतीयों को मिल गया, यानी एक घोषणा की गई कि किसी भी नस्ल, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के जो सिविल सेवा है उसमें शामिल हो सकता है। हालांकि ये घोषणा केवल कागजों में रही, वास्तविकता में इसको लागू नहीं किया गया। और 1857 के बाद तो जो कुछ सिविल सेवक या कुछ कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, उनकी भी शक्तियों को कम कर दिया गया और उनको आपस में लड़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन कागज़ पे ये घोषणा हुई, क्या घोषणा हुई कि सिविल सेवा में अब भारतीय भी बिना किसी भेदभाव के शामिल हो सकते हैं। तो ये प्रावधान कौन से अधिनियम से किया गया, ये चार्टर एक्ट 1853 से किया गया। फिर
केंद्रीय विधान परिषद, यानी ये जो विधायी परिषद बनाई गई थी इसका नाम क्या था? केंद्रीय विधान परिषद। और इस विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। अब स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे किसी भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि को शामिल कर लिया, नहीं, इसमें जो राजा थे, जो अंग्रेजों के शासन के पक्ष में थे, जो अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, उनमें से कुछ लोगों को इसमें शामिल किया गया। तो इसमें किसको शामिल किया गया? कुछ रियासतों के भारतीय शासकों को इसमें शामिल किया गया। कुछ रियासतों के शासकों को या उनके प्रतिनिधियों को। प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। ठीक है। अब आ जाता है ब्रिटिश क्राउन। इससे पहले एक चार्ट और देख लेते हैं अपन। 1858 में के बाद, यानी 1857 की ईस्ट क्रांति हुई, और उस क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ब्रिटिश सरकार है, उसका प्रत्यक्ष शासन, यानी जो ब्रिटिश महाराजा या महारानी थी, उसके प्रतिनिधि के रूप में वायसरॉय प्रत्यक्ष रूप से भारत पे शासन करने लगा। कंपनी का शासन में हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया। तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक बने, उनको एक बार एक साथ देख लेते हैं, ताकि आपको एक याद रहे, आपका माइंड मैप बन जाए। देखो 1858 में सबसे पहले कौन सा अधिनियम बना? भारत शासन अधिनियम। उसके बाद में 3 अलग अलग अधिनियम बने, और लेकिन अधिनियम का नाम एक ही था, भारत परिषद अधिनियम। 1861 में बना, 1892 में बना और 1909 में बना। ये 3 अधिनियम थे। इनको अधिनियम का नाम क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम बना 1919 में, और एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई 1932 में, जिसको कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में एक अधिनियम बना भारत शासन अधिनियम। ये अब तक अंग्रेजों द्वारा जितने भी अधिनियम बनाए गए थे, उसमें सबसे विस्तृत अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है। और उसके बाद में जो अंतिम अधिनियम बना वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये सब अधिनियम 1858 से लेके और कब तक बन रहे हैं? 1947 तक ये बन रहे हैं। तो ये सारी, इसको क्या बोलते हैं? क्राउन का शासन। क्राउन का शासन का मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश सरकार का शासन। ब्रिटिश सरकार का शासन। ठीक है। तो अब ये जो अधिनियम है, इनको एक एक करके इनको विस्तृत में हम लोग पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ कि भारत पर शासन के भार को, यानी शासन का जो उत्तरदायित्व था, उसको कंपनी से हटा के किसको? ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष अधीन कर दिया गया। तो पहली चीज क्या हो गई कि भारत के शासन को, भारत के शासन को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। यानी कंपनी की भूमिका समाप्त। पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को और संसद को देती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका समाप्त, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार है वो भारत में शासन करेगी। दूसरा, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया और इसको क्या बोल दिया? वॉइस रॉय का पद। वॉइस रॉय का मतलब क्या होता है? वॉइस रॉय का मतलब होता है कि ब्रिटिश सम्राट
या सम्राज्ञी यानी एम्प्रेस या एम्परर का प्रतिनिधि। तो यहाँ पे उसका जो पद नाम था उसको परिवर्तित करके उसको क्या कर दिया, भारत का वायसरॉय बना दिया। यहाँ पे जो वायसरॉय, पहला वायसरॉय बना वो कौन था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का पहला वायसरॉय बना। यहाँ पे भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। ये जो राज्य सचिव था, भारत में तो जो गवर्नर जनरल था उसको क्या नाम दे दिया, वायसरॉय। भारत में राज्य के राज्य सचिव यानी ये ब्रिटेन में जो सरकार होती थी उसमें एक मंत्री पद सृजित किया गया और उसको नाम दिया गया भारत का राज्य सचिव। यानी ये कौन था, ये है, ये जो राज्य सचिव था ये ब्रिटेन की सरकार का सदस्य था। ब्रिटेन की सरकार का सदस्य था। और ये किसके प्रति उत्तरदायी था, ये ब्रिटेन की संसद के प्रति भारतीय मामलों पर प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। यानी भारत में जो भी प्रशासन चल रहा है उससे संबंधित अगर कोई ब्रिटेन के संसद में सवाल उठाता है तो उसका जवाब देने की उत्तरदायित्व किसकी थी, उसकी उत्तरदायित्व थी राज्य सचिव की। इसी के साथ इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सचिव की एक परिषद का गठन भी किया गया। तो इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य और लिख लेते हैं नीचे कि इसी अधिनियम द्वारा या इसी एक्ट द्वारा भारत के राज्य सचिव की परिषद का गठन भी किया गया। परिषद का गठन किया गया, ठीक है। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यानी जो दोहरी व्यवस्था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू की गई थी, उसको फाइनली या अंतिम रूप से कब किया गया, समाप्त कर दिया गया। दोहरी व्यवस्था, कंपनी के ऊपर दो मालिक थे, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इनको समाप्त कर दिया गया। कौन से अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से। अब है भारत परिषद अधिनियम 1861। अब 1857 की जब क्रांति हुई तो उस क्रांति में अंग्रेजों ने ये महसूस किया कि हम लगभग पिछले 100 साल से, यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद भारत पर अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानी जा सकती है। तो यानी 1757 से लेकर 1857 तक, यानी 100 साल में प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बिल्कुल नगण्य रही। और 1857 की क्रांति से अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब हमें अगर भारत पर शासन करना है तो भारतीयों को शासन से जोड़ना पड़ेगा, उनको थोड़ी बहुत शक्तियाँ तो देनी पड़ेगी या फिर शक्तियाँ देने का नाटक करना पड़ेगा, ताकि उनको लगे कि हमारे ऊपर जो सरकार शासन कर रही है उसमें हमारी भी भागीदारी है। उनको वो सरकार विदेशी नहीं लगे। अंग्रेजों को फिरंगी के नाम से बुलाते थे, यानी जो विदेशी है, जो यहाँ के स्थानीय नहीं है। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा नहीं हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भारतीय हैं उनको भी प्रशासन में या शासन में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी दी जाए, कम शक्तियाँ दी जाए, कम महत्वपूर्ण विषय उनके पास रखे जाएं, लेकिन उनको ये महसूस करवाया जाए कि इस शासन में, इस ब्रिटिश शासन में हमारी भी कुछ हिस्सेदारी है। तो उसी की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से की जा रही है। इसमें क्या हुआ कि जो विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो वायसरॉय था, वायसरॉय की विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। वायसरॉय की विधायी परिषद में क्या किया गया, पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार भारतीयों को इसमें शामिल किया गया। फिर 1833 में जो विधायी शक्तियाँ बॉम्बे और मद्रास से लेके बंगाल के
जो भारत का गवर्नर जनरल बंगाल में बैठता था उसके अधीन कर दी गई थी, वो शक्तियाँ वापस किसको लौटा दी गई? बॉम्बे और मद्रास को। तो बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल किया गया। यानी जो केंद्रीकरण, यानी शक्तियों के केंद्रीकरण, सारी शक्तियां बंगाल में केंद्रित कर दी गई थी, वो शक्तियां वापस किसको दे दी गई? बॉम्बे और मद्रास को दे दी गई। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण। क्या होता है पोर्टफोलियो प्रणाली? इसका पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब है कि पोर्टफोलियो प्रणाली में वायसराय की कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग विभाग आवंटित किए गए। अलग अलग विभाग या पोर्टफोलियो आवंटित किए गए जिनके शासन या गतिविधियों की अंतिम उत्तरदायित्व उस सदस्य की होती थी। अंतिम उत्तरदायित्व किसकी होती थी? उस सदस्य की होती थी जिसको वो विभाग दिया गया था। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। आज भी हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम है। जैसे मोदी जी की नई सरकार बनी, सरकार बनने के बाद मोदी जी के मंत्रियों ने शपथ ली, और शपथ ली तो उसके बाद में अलग अलग सदस्यों को, जो मंत्रिपरिषद के अलग अलग सदस्य थे, जैसे अमित शाह है तो उनको गृह मंत्री बनाया गया, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया, एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया, निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्री बनाया गया। तो ये पोर्टफोलियो है, वित्त पोर्टफोलियो, गृह पोर्टफोलियो, रक्षा पोर्टफोलियो, विदेश पोर्टफोलियो। तो उसी तरीके से जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, उसके कार्यकारी परिषद के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग विभाग दिए गए, और उस विभाग की सभी गतिविधियों या सभी प्रशासन की जो भी कार्य का कामकाज होता था, उसका अंतिम उत्तरदायित्व उस सदस्य पर होता था। इसके अलावा एक और शक्ति दी गई, वो थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का मतलब है कि जब वायसराय की विधायी परिषद कार्य नहीं कर रही हो, या वायसराय विधायी परिषद से सलाह या परामर्श किए बिना किसी विषय पर कानून बना सकता था और उसको लागू कर सकता था, इसको बोलते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसे जो स्वतंत्र भारत है उसमें भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यानी अपने यहाँ पे केंद्रीय स्तर पर कानून बनाती है संसद, और राज्य स्तर पर कानून बनाती है विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन यदि मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को ये लगे कि किसी एक अमुक विषय पर कानून बनाना बहुत ज़रूरी है और संसद का सत्र अब बुलाया नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में वो कानून बनाने का जो कार्य है वो अध्यादेश के माध्यम से कर सकता है। तो उसी प्रकार की शक्ति 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को दी गई, और वो अपनी विधायी परिषद से सलाह परामर्श किए बिना अध्यादेश जारी कर सकता था। तो पोर्टफोलियो और अध्यादेश, ये दोनों शक्ति कौन से अधिनियम से दी गई? भारत परिषद अधिनियम 1861 से। फिर कुछ राज्य हैं, कौन से? बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में विधान परिषदों का गठन किया गया। यानी कानून बनाने के लिए इन राज्यों में विधान परिषदें बनाई गई। फिर है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद थी, इसमें गैर सरकारी सदस्यों, यानी
निर् अंशतः निर्वाचित या नामांकित सदस्य, अंशतः निर्वाचित या नामांकित सदस्य। इनकी संख्या बढ़ाई गई। अब देखो, इस अधिनियम से पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ये अधिनियम कब बना? 1892 में। इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई कि 1885 में किसकी स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसने भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग की। भारत में किसकी मांग की? संवैधानिक सुधारों की। संवैधानिक सुधार का मतलब क्या होता है कि भारत में शासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व या भारतीयों की भागीदारी या हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके दबाव में जो ब्रिटिश संसद है, इसने क्या किया कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य जो अंशतः मतलब वो पूरी तरीके से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते थे, पहले चीज़ उनको नामांकित किया जाता था। जो मान लो व्यापार मंडल होते थे या फिर अलग अलग जो भी निकाय होते थे क्षेत्रों में, वो जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उसके द्वारा अपने कुछ सदस्य प्रांतीय विधानसभा में या फिर केंद्रीय विधानसभा में नामांकित कर दिए। तो इस तरीके से इनमें जो सदस्यों की संख्या है वो इस अधिनियम के माध्यम से बढ़ाई गई। फिर विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया, यानी अब इनको अधिकार दिया गया कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता है सरकार के द्वारा, उस पे विधान परिषद के सदस्य चर्चा कर सकते थे। केवल चर्चा कर सकते थे, उसमें कोई कटौती नहीं कर सकते थे, उस पर वोट नहीं कर सकते थे, केवल चर्चा कर सकते थे। ठीक है। अब आप आगे की स्लाइड में देखोगे कि धीरे धीरे विधान परिषद और चाहे केंद्रीय विधान परिषद हो या प्रांतीय विधान परिषद हो, इनकी शक्तियों को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद में आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसका नाम देख लेते हैं कि इसको कौन से सुधार के नाम से जानते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार। क्या मतलब, ये इसको इस नाम से क्यों जानते हैं? इसमें दो व्यक्तियों का नाम आया हुआ है, एक है मॉर्ले और दूसरा है मिंटो। ये दोनों ब्रिटिश शासन में महत्वपूर्ण पदों पर थे। जो मॉर्ले है वो भारत का सचिव, यानी ब्रिटिश कैबिनेट में भारत का ये सचिव था। और जो मिंटो था, वो मिंटो कौन था? उस समय भारत का वायसरॉय था, भारत का वायसरॉय। ठीक है। अब इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। ठीक है। तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत, ये 4 बड़े बड़े प्रांत हैं, इनकी विधान परिषदों की प्रत्येक की संख्या 50 कर दी गई। पंजाब, बर्मा और असम की विधान परिषदों की सदस्य संख्या 30 रखी गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़, भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत, यानी फूट डालो और राज करो की नीति को आधिकारिक रूप से अंग्रेजों ने यहाँ पे अपनाया। ये क्या हुआ कि जो मुस्लिम समुदाय था उसको इस अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का सीधा सा अर्थ क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल, यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है। पहला कि विधायिका में, यानी चाहे केंद्रीय विधान परिषद हो या प्रांतीय विधान परिषद हो, विधायिका में कुछ सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित, यानी इन सीटों के लिए आरक्षित, पहली चीज। दूसरी,
दूसरा, इन सीटों पर केवल मुस्लिम चुनाव लड़ सकते हैं। इन सीटों पर केवल मुस्लिम चुनाव लड़ सकते हैं। अब तीसरी चीज, यहां तक तो ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है कि इन सीटों पर केवल मुस्लिम वोट दे सकते हैं। केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते हैं। केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते हैं। तो इसे बोलते हैं पृथक निर्वाचन। तो इस अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया और इस के कारण इसमें भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत मानी जाती है। किसकी? सांप्रदायिकता की शुरुआत। फूट डालो और राज करो की नीति। सांप्रदायिकता की शुरुआत, ठीक है। यानी अलग अलग संप्रदायों को भिड़ाना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको सबको आपस में भिड़ा देना। राष्ट्रीय जो आंदोलन था, इस समय देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। आज़ादी के आंदोलन में सभी धर्मों के, सभी क्षेत्रों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग शामिल थे। अंग्रेज आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते थे। हिंदू और मुस्लिम्स जो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, उनको आपस में लड़ाना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जब आपस में लड़ेंगे तो फिर अंग्रेज़ों से वो लड़ाई नहीं करेंगे। तो इसी की शुरुआत इस अधिनियम से मानी जाती है। फिर विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियों के दायरे का विस्तार किया गया। यानी जो विधान परिषद के सदस्य थे, अब उनकी शक्तियों का विस्तार कैसे हुआ कि अब वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पे संकल्प रख सकते थे। अनुपूरक प्रश्न का मतलब, जैसे सरकार से विधान परिषद के किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा, मंत्री या फिर किसी अधिकारी ने उसका जवाब दिया, अब वापस वो व्यक्ति उस जवाब से अगर संतुष्ट नहीं है या और जानकारी चाहता है तो वो प्रश्न पूछ सकता है। उस प्रश्न को अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। तो फिर इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पे संकल्प रखने का कि जैसे इस गतिविधि के लिए बजट बढ़ाया जाए या इस गतिविधि के लिए बजट कम किया जाए, ऐसे संकल्प रखने की शक्ति विधान परिषद के सदस्यों को इस अधिनियम के माध्यम से दी गई। फिर प्रांतीय विधान परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्यों का बहुमत था। प्रांतीय जो अलग अलग प्रांतों में विधान परिषद थी, उनमें गैर आधिकारिक सदस्य मतलब जो सरकार के सदस्य नहीं थे, वैसे सदस्यों का बहुमत था, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी किसका बहुमत था? अभी भी सरकार का बहुमत था। फिर एक महत्वपूर्ण और हुआ कि वायसरॉय जो था, जो सर्वोच्च पदाधिकारी था, उसकी कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया और वो भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसका नाम याद कर लेना कि वो व्यक्ति कौन था जिसको पहली बार वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत किया गया और कार्यकारी परिषद में, क्योंकि 1861 में वायसरॉय की विधायी परिषद में तो भारतीयों को शामिल कर लिया गया था, लेकिन कार्यकारी परिषद में 1909 में शामिल किया गया और वो व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और भारत सचिव की परिषद में, यानी जो ब्रिटेन में भारत सचिव बैठा करता था, उसकी परिषद में भी 2 भारतीयों को नामांकित किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। अब आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 का। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। अब यहाँ पे भी 2 लोगों के नाम आ गए, एक हो गया मॉन्टेग्यू और दूसरा है चेम्सफोर्ड, ठीक है। अब इसमें मॉन्टेग्यू कौन है? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन है? भारत का वायसरॉय। तो इन दोनों के कार्यकाल में यह अधिनियम बना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें प्रांतीय स्तर पर डायरकी यानी द्वैध शासन का आरंभ हुआ।
द्वैध शासन का सिंपल सा अर्थ क्या है, सामान्य सा इसका अर्थ समझ लेते हैं। द्वैध शासन यानी किसी प्रांत में शासन दो प्रकार से किया जाएगा। कैसे? शासन के जो विषय हैं, विभिन्न विषय, उनको दो प्रकार से बांट दिया जाएगा। एक होंगे आरक्षित विषय और दूसरे होंगे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय का जो प्रशासन है या आरक्षित विषय पर जो सरकार चली जाएगी वो गवर्नर द्वारा, यानी जो उस प्रांत का गवर्नर द्वारा शासन, ठीक है। और जो हस्तांतरित विषय है उस पर गवर्नर द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से शासन किया जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधि, किसके निर्वाचित प्रतिनिधि? विधान परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि के परामर्श से शासन किया जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्वैध शासन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरकी। तो ये डायरकी या द्वैध शासन कहाँ पे शुरू हुआ? ये प्रांतीय स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे अभी शुरू नहीं हुआ था, केवल प्रांतीय स्तर पे। शासन के विषयों का आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजन। फिर केंद्रीय स्तर पे द्विसदनीय प्रणाली का आरंभ हुआ। केंद्रीय स्तर पे द्विसदनीय मतलब जो केंद्र में विधायी परिषद थी उसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया केंद्रीय विधानसभा। दो अलग अलग भाग में कैसे बांटा? देखो, एक का नाम रखा केंद्रीय विधानसभा, दो सदन बन गए, और दूसरा राज्य परिषद। ठीक है, तो ये दो क्या हो गए? द्विसदन बन गए, दो सदन बन गए केंद्रीय स्तर पे। जैसे वर्तमान में अपने दो सदन है, अपने भी केंद्रीय स्तर पे, राज्यसभा, लोकसभा। तो उसी तरीके से केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। जो केंद्रीय विधानसभा है उसको निचला सदन कहा गया। जैसे अपने यहाँ लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं, वैसे उस समय उसको क्या बोला गया? निचला सदन। राज्य परिषद को बोला गया उच्च सदन। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, तो उसी तरीके से यहाँ राज्य परिषद को उच्च सदन बोला गया। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, वो भी सीमित तरीके से प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। सीमित मताधिकार का मतलब क्या हुआ कि कुछ कैटेगरी हो गई कि जो इस कैटेगरी या इस श्रेणी में आते हैं उन्हीं को वोट। एक तो जिनके पास शिक्षा थी, या जिनके पास संपत्ति थी, या जो आयकर देते थे, ये कुछ श्रेणियां थी। इन श्रेणियों वाले लोग ही वोट दे सकते थे। यानी पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। क्या था? सीमित मताधिकार। यानी जो वो या तो शिक्षित थे, जिनके पास या तो संपत्ति थी, या फिर जो आयकर दाता थे, वही वोट दे सकते थे। और लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। अब जो 1909 के अधिनियम से मुस्लिम समुदाय को जो पृथक निर्वाचन दिया गया, उसका विस्तार इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। और उसमें मुस्लिम्स के अलावा जो अलग समुदाय थे, कुछ और समुदाय भारत में, जैसे सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। यानी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था में मुस्लिम समुदाय के अलावा इन समुदायों को भी शामिल किया गया। यानी अब अंग्रेज पूरी तरीके से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को विस्तार करना चाहते थे, ताकि आज़ादी का आंदोलन और कमजोर पड़ जाए। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो अंग्रेजों के दिन सेवाएं थी, सिविल सेवाएं, उन सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी रखा गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया, और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1926 में इसका गठन भी हो गया। कब गठन हुआ? 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो गया। ठीक है, इस अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए कि अधिनियम में जो भी प्रावधान किए गए हैं
वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और इसी प्रावधान के अंतर्गत साइमन कमीशन का गठन हुआ। कब आया ये साइमन कमीशन? ये कमीशन 1927 में भारत आया। यह आयोग या कमीशन 1927 में भारत आया। में भारत आया और इस आयोग की खास बात क्या है? इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यानी ये आयोग भारत में आया कि क्या भारतीय संविधान बना सकते हैं, क्या भारतीय अपने लिए कानून बना सकते हैं। तो भारतीयों की इस समता का परीक्षण करने के लिए एक साइमन कमीशन बनाया और उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं। यानी भारतीय क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, संविधान बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये तय करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। तो इसको भारतीयों के अपमान के रूप में लिया गया और साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका पूरे देश में अलग अलग जगह पे विरोध हुआ। तो इसने भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था या स्वतंत्रता का आंदोलन था, उसमें सभी भारतीयों को एकजुट करने का काम इस आंदोलन के विरोध से, इस कमीशन के या इस आयोग के विरोध से हुआ। ठीक है, तो इस अधिनियम में इस प्रकार के एक आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया था। अब जो द्विसदनीय विधानमंडल बना था केंद्रीय स्तर पे, उसकी देख लेते हैं कि उसमें किस तरीके से कौन कौन से सदन थे। तो इसमें निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद शामिल थी। इसमें जो निम्न सदन था उसमें 145 सदस्य थे। ठीक है, जो या तो मनोनीत थे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष था, यानी केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष था। जो उच्च सदन था उसमें 60 सदस्य थे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का था और इस सदन में केवल पुरुष सदस्यों को ही शामिल किया गया था। अब जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, जिसमें 1909 के अधिनियम से एक सदस्य को शामिल किया गया था, एक भारतीय सदस्य को, अब प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम से कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें कितने सदस्यों को शामिल किया जाएगा। उसमें कुल 8 सदस्य होंगे और उसमें से 3 भारतीय सदस्य होंगे। यानी अब भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। यानी अब धीरे धीरे आज़ादी के आंदोलन से डरकर या घबराकर अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने शासन प्रशासन में शामिल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है कि उच्च सदन में केवल पुरुष शामिल थे। उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का, निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का। ठीक है, अब इसमें जो द्वैध शासन लागू हुआ था, द्वैध शासन का मतलब आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। तो ये शासन कौन कौन से प्रांतों में लागू हुआ? तो द्वैध शासन 8 प्रांतों में लागू हुआ। 8 कौन कौन से थे? असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब। ठीक है, और जो गवर्नर होता था इन प्रांतों का, वो प्रांत का कार्यकारी प्रमुख था। और विषयों का विभाजन 2 सूचियों में किया गया, आरक्षित और स्थानांतरित या हस्तांतरित। और आरक्षित सूची में प्रशासन गवर्नर द्वारा नौकरशाह जो सिविल सेवक होते थे उनके माध्यम से किया जाता था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। आरक्षित सूची में कौन कौन से विषय शामिल है? कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि विषय। यानी जो महत्वपूर्ण विषय थे वो तो गवर्नर ने अपने पास रख लिए और जो कम महत्वपूर्ण विषय थे वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के लिए दे दिए। तो हस्तांतरित विषयों को निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाता था। इसमें कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय कर, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि विषय शामिल थे। यानी अंग्रेजों ने अपने पास महत्वपूर्ण विषय रख लिए और जिन विषयों पर पैसा खर्च होता था वो विषय तो हस्तांतरित कर दिए और जिन विषयों से आय होती थी वो अपने पास रख लिए। ठीक है, तो ये नाटक करना चाहते थे कि हम भारतीयों को प्रशासन में शामिल कर रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा अलग थी, नीयत इनकी नहीं थी भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने की। ये कुछ अधिकार दे रहे थे और वो भी सीमित अधिकार दे रहे थे। और अगर हस्तांतरित विषयों पर भी अंग्रेजों को लगता था कि प्रशासन सही ढंग से नहीं चल रहा है तो इन विषयों पर भी अंतिम निर्णय यानी वीटो का अधिकार भी इन विषयों पे
हस्तांतरित विषयों पे वीटो का अधिकार भी उस प्रांत के गवर्नर को दे दिया। यानी सीमित अधिकार दिए और वो सीमित अधिकार पर भी गवर्नर का नियंत्रण स्थापित कर दिया। यानी सिर्फ कागजों में शक्तियां दी गई, वास्तविक रूप से भारतीयों को प्रशासन में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया। कौन सा? जैसे संघ में कौन कौन शामिल होंगे? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ के गठन में कौन कौन शामिल होंगे? 2 लोग शामिल होंगे। एक तो ब्रिटिश प्रांत, इन प्रांतों में राज्य रजवाड़े नहीं होते थे, ये सीधे यहाँ पे ब्रिटिश, जो लंदन में ब्रिटेन की सरकार बैठी, वो वॉइस रॉय से साथ परामर्श करके इनमें गवर्नर नियुक्त करती थी और ये सीधे वॉइस रॉय के प्रति और वॉइस रॉय के माध्यम से जो ब्रिटेन का सम्राट होता था उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। तो ये ब्रिटिश प्रांत जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, ये सब क्या ब्रिटिश प्रांत हो गए। और ये जो प्रांत थे ये देसी रियासतें, लगभग 565 देसी रियासतें थी। ये जितनी भी देसी रियासतें थी इनमें राजा शासन चलाते थे अलग अलग रियासतों के, और उन्होंने जो सर्वसत्ता थी, जिसको पैरामाउंटेसी बोलते हैं, वो ब्रिटेन की महारानी की स्वीकार कर ली थी कि हमें शासन का अधिकार ब्रिटेन के महाराजा या ब्रिटेन की महारानी ने हमको दिया है, हम उनकी छत्र छाया में रहकर राज्य का प्रशासन चला रहे हैं। ठीक है, तो जो अखिल भारतीय संघ था उसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों को शामिल करके एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। लेकिन ये संघ बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसमें देसी रियासतें शामिल नहीं हुई, तो ये संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से 3 सूचियां बनाई गई। 3 सूचियों का मतलब कानून बनाने के 3 सूची की 3 सूचियां कौन कौन सी? संघीय सूची। इस सूची में केवल केंद्रीय विधान मंडल यानी केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद मिलकर कानून बना सकती थी। फिर प्रांतीय यानी सूची, यानी इस सूची में जो भी विषय शामिल थे उसमें केवल प्रांत की विधान परिषदें कानून बना सकती थी। और तीसरा समवर्ती सूची, इस सूची में जो भी विषय शामिल थे उन पे कानून बनाने का अधिकार संघ और प्रांत दोनों को दिया गया था। अपने आज़ादी के बाद जो भारत का संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में भी 3 सूचियां बनाई गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो वो अवधारणा हमने यहाँ से ली है। ठीक है, तो ये 3 सूचियों का प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। कौन सा अधिनियम है? 1935 का अधिनियम। ठीक है, फिर प्रांतीय स्तर पे जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्तर पे जो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। और इसको कहाँ पे लागू कर दिया? केंद्रीय स्तर पे। तो आरक्षित और हस्तांतरित विषय वाली जो द्वैध शासन, यानी कुछ विषयों पर गवर्नर सीधे शासन करेंगे, कुछ पे निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से शासन करेंगे, ये जो अलग अलग था उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर ली गई। यानी अब इन प्रांतों में जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो ही सभी विषयों पर शासन करेंगे। यानी इन प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन किया जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन किया जाएगा। जो गवर्नर है वो इन प्रतिनिधियों की सलाह पर ही, इनके परामर्श पे कार्य किया जाएगा सभी विषयों में। यानी आरक्षित और हस्तांतरित का भेद है वो प्रांतीय स्तर पे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रांतीय स्तर पे द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। यानी पहले केंद्र में केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद थी, उसी तरीके से प्रांतीय स्तर पे भी विधानसभा और विधान परिषद, 2 अलग अलग सदन की स्थापना की गई।
अब जो पृथक निर्वाचन 1909 में शुरू हुआ था और जिसका 1919 में और अधिक विस्तार किया गया था, उसका और अधिक विस्तार 1935 में किया गया। किसका, जैसे किन किन वर्गों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था या उसका अधिकार दिया गया? तो वंचित वर्गों को, डिप्रेस्ड क्लास, फिर महिलाओं को, मजदूरों के लिए और पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। और ये जो वंचित वर्गों को पृथक निर्वाचन का व्यवस्था दी गई थी, इसकी जो व्यवस्था है ये सांप्रदायिक पंचाट 1932 के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई थी। सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड 1932, इसके द्वारा ये वंचित वर्गों को पृथक निर्वाचन दिया गया, उसका अधिकार दिया गया। और इसी के विरोध में गांधी जी ने पूना में उपवास किया। इसके विरोध में गांधी जी ने पूना में उपवास किया और इस उपवास को तोड़वाने के बाद गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, इनके बीच में कौन सा समझौता हुआ? पूना पैक्ट या पूना समझौता। पूना पैक्ट या पूना समझौता। ठीक है। और एक संघीय न्यायपालिका का गठन भी इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। और इस संघीय न्यायपालिका को किस नाम से जाना गया? संघीय न्यायालय। किस नाम से जाना गया इसको? संघीय न्यायालय। ये अपने भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसका पूर्ववर्ती संस्था है। बाद में इसको सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया आज़ादी के बाद। ठीक है। एक संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया और इसके बाद में इसी प्रावधान के अंतर्गत एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। तो प्रावधान के बाद में इसका गठन भी किया गया। 1919 के अधिनियम से केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1935 के प्रावधानों से संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी किया गया। तो क्या गठित हो रहा है? एक संघ का गठन का प्रावधान, संघीय न्यायपालिका या संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान और संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। ये तीनों प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब जो अंतिम अधिनियम है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। मतलब भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है। तो क्या घोषित किया गया? भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। और जो पद थे, वायसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये पद जो थे इनको समाप्त कर दिया गया। लेकिन भारत के गवर्नर जनरल का पद बरकरार रहा। भारत के गवर्नर जनरल का पद बरकरार रहा। पद जारी रहा। बरकरार का मतलब जारी रहा। कब तक जारी रहा? 26 जनवरी 1950 तक। यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत में एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। दो गवर्नर जनरल हुए। एक तो था लॉर्ड माउंटबेटन और दूसरा था सी राजगोपालाचारी। ये दो गवर्नर जनरल भारत में हुए। इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। किसकी? ब्रिटिश सम्राट द्वारा इनकी नियुक्ति।
द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी, लेकिन ये जो स्वतंत्र भारत की सरकार थी इनके परामर्श से। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ये दो भारत में गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, और लेकिन जो वायसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये पद जो था, जो 1858 में सृजित किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब एक संविधान सभा के गठन, यानी जो भारत की एक संप्रभु संविधान सभा, भारत की संप्रभु संविधान सभा, इसके गठन का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया। ये जो संविधान सभा है, इस अधिनियम के लागू होने से पहले से ही काम कर रही थी। भारत में कैबिनेट मिशन एक अंग्रेजों की तरफ से आया था, उसके द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, और आज़ादी मिलने से पहले ही भारत में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का काम शुरू कर दिया गया था। तो इस अधिनियम के लागू होने से पहले ये माना जाता था कि भारत में संविधान अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संविधान सभा के माध्यम से बनाया जा रहा है, लेकिन इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से भारत की संविधान सभा को संप्रभु संविधान सभा घोषित कर दिया। संप्रभु का मतलब होता है ऐसा संस्था जो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है और वो अपने निर्णयों के लिए किसी और अन्य ऊपरी संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो संविधान सभा भारत के लिए किसी भी प्रकार का संविधान बना सकती थी। अब वो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं थी। तो संप्रभु संविधान सभा का ये अर्थ होता है। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान सभा को संप्रभु संविधान सभा घोषित कर दिया गया। और एक महत्वपूर्ण क्या है कि भारत में जो 565 लगभग 565 देशी रियासतें थी, इनको भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने की छूट दी गई। यानी अंग्रेज जाते जाते ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत टूट जाए, कुछ रियासतें भारत में चली जाए, कुछ पाकिस्तान में चली जाए, कुछ स्वतंत्र रह जाएं। तो अखंड भारत का जो सपना था, जो आज़ादी के आंदोलन में लोग चाह रहे थे कि भाई हम जब आज़ाद होंगे तो भारत के सभी हिस्से अखंड रहेंगे, अक्षुण्ण रहेंगे, वो अंग्रेज नहीं होना देना चाहते थे। और इसी के कारण फिर विभाजन हुआ और लाखों लोगों का उसमें हत्या हुई, काफ़ी बहुत बुरी घटनाएं उनके साथ हुई। अब विभाजन के लगभग 75 साल इस वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो काफ़ी जो 1947 के में जो विभाजन हुआ था आज़ादी के समय, उसके काफ़ी साल हो गए, 7 दशक हो गए, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को विभाजन की याद आती है। ठीक है, तो वो एक बहुत बुरा दौर था और उसके पीछे जो जिम्मेदार थे वो अंग्रेज़ थे। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या था, ये कि कुछ रियासतें भारत में, कुछ पाकिस्तान में और कुछ स्वतंत्र रहने की क्षमता। तो ये विभाजन की एक सोची समझी साजिश थी। ठीक है, तो आज की इस कक्षा के माध्यम से हमने जो आपके सिलेबस में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास का जो टॉपिक है उसको हमने विस्तृत रूप से पढ़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से कम 2-4 प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। जो भी जानकारी मैंने इस कक्षा के माध्यम से आपको दी है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से उसका बार बार रिवीजन करना है। और जो भी आपके पास जो प्रतियोगी परीक्षा के पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसमें से आप इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको 1-2 बार ज़रूर देख लें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप इस टॉपिक का रिवीजन करने के बाद आप भी वो प्रश्न को सॉल्व करने का, उनका जवाब देने का प्रयास करें, ताकि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक पे आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी के लिए हमने जेल प्रेरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती राजस्थान में निकली है उसके लिए बहुत अच्छे से हमने एक कोर्स तैयार किया है। और उस कोर्स में आपको जेल प्रेरी में जो कंप्लीट ऑनलाइन बैच चाहिए, यानी पूरी तरीके से ऑनलाइन आपको क्लासेस इसमें मिलेगी। संपत सर और बाकी गुरुजन हैं जो इसमें क्लासेस लेंगे। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की क्लासेस मिलेगी। कुछ क्लासेस लाइव होंगी, कुछ रिकॉर्डेड होंगी। और इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टी, यानी अपने अपने विषय के जो विशेषज्ञ हैं वो आपको अलग अलग विषय पढ़ाएंगे। और टॉपिक वाइज आपका टेस्ट होगा। इसमें आपके डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, यानी आप कोर्स में लेने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये कौन से टीचर कैसे पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने की स्टाइल कैसी है, शैली कैसी है, वो आप देखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए डेमो क्लासेस अवेलेबल है। और जो अब
कोर्स लेंगे उसकी वैलिडिटी 1 वर्ष रहेगी, यानी जिस दिन आपने कोर्स खरीदा है उससे लेके 1 दिन की, 1 महीने, 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, 1 वर्ष की वैलिडिटी उस कोर्स की। और अगर ये आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन सारथी ऐप पर जाके इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। इसके साथ जो संपत सर द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार किए गए रामबाण जो नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। यदि आप ये ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो आपको रामबाण नोट्स है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। फिर ये राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसके लिए भी एक हमने बहुत मेहनत से बहुत शानदार कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च किया है, जो संपत सर और बाकी टीचर्स इसमें पढ़ाएंगे। इसमें भी आपको ऑनलाइन कक्षाएं मिलेगी, स्मार्ट ई नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ और क्विज और लाइव डिस्कशन और क्लासेस भी मिलेगी। ये कंप्लीट एक कोर्स है जो आपकी इस प्रतियोगी परीक्षा की शानदार तैयारी करवाएगा। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऑनलाइन सारथी ऐप पर जाइए और ये कोर्स परचेज कीजिए। जितना ज़्यादा भटकाव होगा उतने ही सफलता की संभावनाएं कम होती जाती है। जिस प्रकार अर्जुन अपने लक्ष्य पर निगाह रखता था, उसको बाकी कुछ नहीं दिखाई देता था, उसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य पर निगाह रखनी है। आपको मेहनत करनी है, स्मार्ट रहकर आपको मेहनत करनी है। ठीक है, और अधिक से अधिक रिवीजन करना और अधिक से अधिक ध्यान लगाकर पढ़ना, ये सब अगर आप काम करेंगे तो आपको अपने सपनों की नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का इस कक्षा से जुड़ने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सो मच।